देखकर एकदम मोहब्बत का उभार आ जाता है, जिसको लेकर दिल में करार आ जाता है, जिसको लेकर दिल में प्यार आ जाता है, जिसको लेकर नजर सजदे में झुक जाती है, और जिसको सजदा नहीं करते, हम साष्टांग दंडवत करते हैं और वहीं पे करते हैं जहां हमारी आस्था होती है। हम कोई इधर उधर करने का प्रयास नहीं करते हैं। इस अब कौनो छोटा बड़ा नहीं है, बहुत दिन फलनवा खा लिया हलवा, अब आ गया है ललुआ, अब हम खाएंगे बलुआ, और वो खाया था वो ये था कि भाई बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ चलेंगे। अच्छा? वो इंटीग्रिटी के साथ वो काम करना चाहते थे। 1920 में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय प्रोफेसर साहब हैं, ऐसा मत बोलिए। अरे भैया अशोक के भैया चक्र जी में, भावनाओं में अशोक के चक्र में बहुजन हिताय कि लैला गुंडों में फंस गई, रसिया गुंडों में फंस गई। नेता हिंदू रिलीजन को मॉक करते हैं, ये वही पार्टी है जो हिंदू रिलीजन को माइनॉरिटी बनाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता इनको वोट क्यों देगी? ठीक है, भाई क्या तरीका है बार-बार डिस्टर्ब करने का? कोई नहीं बोल रहा, सब आप अपने टर्न पे बोल रहे हैं, आप बीच में चिल्लाते चले जा रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस शब्द का प्रयोग किया गया ओवैसी की पार्टी AIMIM के लिए। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि हमारे देश की और खासतौर से बिहार की राजनीति पूरी तरह से जाति और धर्म पे आधारित चलती है। मतलब अपने अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां किस हद तक चली जाती हैं, आपको इसका अंदाजा इस डिबेट से लगेगा। ओवैसी की पार्टी को यह कहना, वो भी उनके विरोध में जो पार्टी खड़ी है चुनाव में, वो पार्टी कह रही है, वो किसे खुश करने के लिए कह रही है, यह बहुत ही गंभीरता से समझने वाली बात है। आज की डिबेट वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी, जिनके तर्कों के सामने कोई जवाब नहीं होता है, और उनके अपोजिट में है RJD के प्रवक्ता और AIM के प्रवक्ता शोएब जमाई। तो सुधांशु त्रिवेदी ने अपने तर्कों से किस प्रकार इन दोनों को धूल चटाया है, चलिए देखते हैं इस डिबेट वीडियो में। गठबंधन और NDA के बीच के मत प्रतिशत में बहुत भारी अंतर नहीं था। मेरा दावा है कि अगर आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे ना कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, तो कुछ विशेष क्षेत्रों में उनकी प्रचंड जीत मतलब विशेष क्षेत्र वो जो इनका हर दिल अजीज वोट बैंक है, जिसको देखकर एकदम मोहब्बत का उभार आ जाता है, जिसको लेकर दिल में करार आ जाता है, जिसको लेकर दिल में प्यार आ जाता है, जिसको लेकर नजर सजदे में झुक जाती है, और जिसको लेकर पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव जी आके इमारत शरिया की बात करते हैं, और लालू प्रसाद यादव जी का परिवार, मतलब मैं कहूंगा यादव समाज, गोपालक समाज, हिंदू समाज में सर्वाधिक गाय की पूजा की जाती है। गो हत्या सबसे बड़ा वो माना जाता था पाप। वो गोपालक समाज मुहर्रम के ताजिए के आगे सजदा करता है, घर में बुलाकर उनके ऊपर वो करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं उस कारण से दुबई में समझ रहे हो ना? पर दूरबीन से ये भी तो देखा जाएगा कि आप कहां पर सजदा करते हैं। एक सेकंड, दूरबीन से ये भी तो देखा जाएगा कि आपके कौन से इलाके में ज्यादा वोट आए। आप भी तो सिर झुकाते हैं ना कहीं कहीं खास इलाकों में। हम सजदा नहीं करते, हम साष्टांग दंडवत करते हैं, और वहीं पे करते हैं जहां हमारी आस्था होती है। हम कोई इधर उधर करने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो छोटी दलों, और अब तो अंजना जी दूसरी बात छोड़िए कि छोटा दल और बड़ा दल की बात नहीं, अब तो छोटे भैया बड़े भैया के बीच की बात हो गई है। अब तो बड़ी भारी समस्या हो गई है, छोटी बहन और बड़की बहन के बीच की बात हो गई है। अब बताइए, कहां हम लोग बचपन में सुनते थे, लालू प्रसाद यादव जी कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है, अब कौनो छोटा बड़ा नहीं है, बहुत दिन फलनवा खा लिया हलवा, अब आ गया है ललुआ, अब हम खाएंगे बलुआ, और वो खाएगा हलवा, ये सब बोलते थे। मगर आज वो बेचारे जीवन के उस मुकाम पे आके खड़े हैं जहां गरीब गुरबा के नेता को समझ में नहीं आ रहा है, ई बिटवा का नेता बनूं कि ऊ बिटवा का, ई बिटिया का नेता बनूं कि ई बिटिया का। तो वहां समस्या दलों गठबंधन में नहीं, दल के अंदर नहीं, परिवार के अंदर भी छोटे बड़े की समस्या आ गई। देखिए, इस पे आने से पहले मैं सुधांशु जी को जवाब देना चाहता हूँ। AIM पर इन्होंने बोला कि मैंने डकार दिया। आप जानते हैं AIM पार्टी 1920 में बनी थी। उसकी मेन फिलॉसफी और एजेंडा क्या था? वो ये था कि भाई बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ चलेंगे। अच्छा? वो इंटीग्रिटी के साथ वो काम करना चाहते थे। 1920 में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय प्रोफेसर साहब हैं, ऐसा मत बोलिए। अरे भैया अशोक के भैया जी भावनाओं में चक्र में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। सुधांशु जी, संविधान का बहुजन मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप जाके इंटीग्रिटी की बात कीजिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, देखिए आप बोलने दीजिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ वो पार्टी जो है वीकर सेक्शन के लिए भी खड़ी थी। और जहां तक आपने पार्टी के बारे में पहली बार पता चल रहा है, के चक्र में सम्राट
सी टीम बन गए तो इनके और चार जब वाले भी उठ के ओवैसी हमारे साहब पास से मैं आए। ये सवाल पूछी तो ओवैसी जी कहते हैं कि लैला गुंडों में फंस गई, रजिया गुंडों में फंस गई। हम चाहते हैं कि अब आप नहीं हारे, ठीक है ना। अब दोबारा आपका रोना धोना हमें बर्दाश्त नहीं होगा। आओ भाई गले मिलके साथ चुनाव लड़ते हैं। इतना रिजेक्शन आप लोग डील कैसे करते हैं? ये बच्चे भी परेशान हो रहे हैं सुन के। देश के लिए, हाँ? देश के लिए। म्यूजिक हम चाहते हैं कि वोटों का बिखराव ना हो। ओहो, हम चाहते हैं कि अरे तो सेकुलर अपनी वोटों पार्टी का के नाम में भी बिखराव भारत शामिल कर लीजिए, हम जो चाह- मुसलमान खाली लिखते हैं। ना। हम चाहते हैं ये बात आप शिवसेना से नहीं कहेंगे। नहीं बिल्कुल सही ये बात सुनिए। शिवसेना से शिवसेना कहेंगे। से भी कहेंगे, सबसे शिवसेना कहेंगे। शिवाजी के नाम पे है मेरे भाई, इनको यही नहीं पता है। जी मैम, मेरा ये सवाल है कि ये लोग जैसे अभी रिलीजन की बात करी इन लोगों ने, तो जो ये महागठबंधन पार्टी है, ये वही पार्टी है जिसके नेता हिंदू रिलीजन को मॉक करते हैं, ये वही पार्टी है जो हिंदू रिलीजन को माइनॉरिटी बनाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता इनको वोट क्यों देगी? सही पकड़े हैं। सुधांशु जी ने शुरुआत में बोला किसी खास क्षेत्र को लेकर के करार आ जाता है, प्यार आ जाता है, जब चुनाव आता है तभी आपके नजर में क्यों बिहार आ जाता है? पहला सवाल, ठीक है? ठीक है, पहला चीज। मैम, दूसरा सवाल मेरा है, सुधांशु जी से उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी छोटी बड़ी नहीं है, जबकि पार्टी इतनी बड़ी है, एनडीए की सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, और आपने आपको अब देश की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, तो बिहार में पलायन जैसे मुद्दे क्यों नहीं रुक रहे हैं? और लास्ट सवाल मैम मेरा जेडीयू से है कि अभी आप मोदी जी के काफी तारीफ कर रहे थे, जब नीतीश कुमार जी पलटी मार देते हैं तब मोदी जी के पुल क्यों नहीं बांधते आप तारीफों के? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, ये कहां से ध्यान आया जब चुनाव आता है तब बिहार याद आता है? साहब ये बताइए, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया था तो चुनाव था क्या? भारत रत्न का पुरस्कार दिया था, और बिहार में हमारी सरकार आने से पहले 22% थी इलेक्ट्रिसिटी कवरेज 2005 में, आज 100% इलेक्ट्रिसिटी कवरेज है। आपने पलायन की बात कही तो जाके चेक करिए, पहले 11% पलायन की रेट थी, आज पलायन की रेट 2% आके रुक गई है। तो बदलाव आया है। अगर आप देखें तो प्रति व्यक्ति आय 7,000 रुपए के आसपास थी 2005 में, आज 69,000 रुपए के आसपास हो गई है। तो बदलाव का दौर आया है निश्चित रूप से। तो हम लोग ईमानदारी से बिहार को विकसित करना, आज ही प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, देखिए अंतर क्या है, उनकी पार्टी हवाई बातें करती है। याद करिए, कांग्रेस ने कहा था ना, हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया देंगे, बोला था कि नहीं? लोकसभा में बोला था। और कितना सच हो सकता है ये? भारत में कितनी आबादी है? 144 करोड़। अगर आप 4 साढ़े 4 से डिवाइड करें तो 30-31 करोड़ परिवार आए। हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे तो कितना हुआ? 31 करोड़। भारत का रेवेन्यू कितना है रिसीव? 29 करोड़, 29 लाख करोड़, मतलब 29 लाख करोड़ आमदनी है, 31 लाख करोड़ बांट देंगे। ये होता है लोगों की आंखों में धूल झोंकना। हम जो करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने किया आज, और आप देखिए 10-10 हजार रुपए दिए और कहा इसके बाद समीक्षा करके कुछ समय के बाद, 2 साल के बाद, इनमें जो उद्यमी होंगे उनको और ऋण दिया जाएगा, 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख ग्रांट की तरह होगा, 5 लाख ऋण की तरह होगा। ये होता है धीरे धीरे विकसित करके। ये 10,000 ग्रांट है या ऋण है? बताए तो आगे। 10 में 5 जो होगा वो होगा ग्रांट की तरह, और 5 होगा ऋण की तरह, और उनको मिलेगा जो इसमें कुछ परफॉर्म करके आगे बढ़ेंगे। यानी जिस ढंग से वो स्वावलंबी होते जाएंगे, उनको हम लोग सशक्त करते जाएंगे। बात तो सही है। इसका जवाब दो आप सर बार बार कह रहे हैं, मेरा सुधांशु सर से सवाल है कि हम महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। आप नीतीश जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, अगर आपने इतना ही अच्छा काम किया है पिछले 11 सालों में, तो आप बिहार में अपने दम पे चुनाव लड़ लीजिए, आपको नीतीश जी की क्यों जरूरत है? बेटा जवाब दीजिए। कारण ये है मेरे भाई, हम उस दौर के साथी हैं जब बुरा दौर था, 1995, 2000, 2005। तो हम वो नहीं हैं जो बुरे दौर के किसी मित्र को छोड़ दें, ना वो ऐसे हैं ना हम ऐसे हैं। जिसे गतम न जहाती और भी लोगों के सन मित्र लक्षण मिद प्रवदंती संता। दोनों पार्टियों का अपना तू डाल दाल पात पात है, आपस में कभी मिलेंगे भी, कभी बिछड़ेंगे भी। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि सुधांशु जी के जो है सर्वोच्च नेता, जिनके पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस की एक बड़ी जबरदस्त डिग्री है, सिर्फ इतना बता दें कि बिहार में इतने सालों में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितनी फैक्ट्रियां लग पाई है जिससे वहां पे रोजगार पैदा हो। आपने पूरे गुजरात के अंदर जो कुछ किया, या फिर जो आपने गुजरात मॉडल का जो ख्वाब दिखाया था, उसका कितना अंश उस इन्वेस्टमेंट का बिहार में लगा है, इसका अपडेट दे दीजिए बस। ठीक है, वरना देखिए,
जो लोग ये कहते हैं बिहार को कुछ नहीं दिया, मैं कहता हूं अभी जाके चेक करिए 2024 हमारी सरकार आने के बाद जो पहला बजट आया था जुलाई 2024, तब तो चुनाव बहुत दूर था, 1.5 साल के लगभग दूर था, कोई ऐसी बात नहीं थी। इन्हीं लोगों ने आरोप लगाया था हमारे ऊपर कि आपने सबसे ज्यादा बिहार को दे दिया है, बिहार और आंध्र 2 ही राज्यों को दिया। जाके चैलेंज करता हूं, जाके चेक करिए। तब तो कह रहे हैं सब कुछ बिहार को दे दिया, और संसद ने प्रदर्शन किया सांसदों ने कि बिहार को इतना ज्यादा क्यों दिया गया है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी समर्थन कर रहे हैं। और आज आके एकदम उलट गए। इसे कहते हैं वक्त के साथ कैसे पलटी कलाम बाटी खाते हैं, वो दिखाई पड़ता है। या तो भाई वो तब सच बोल रहे थे, या सच बोल रहे हैं, बता दो ना भाई, तब झूठ था या झूठ था। हकीकत में उसका जवाब दे दीजिए। अरे मैं उसका पूरा बात सुनिए ना, इन्वेस्टमेंट समिट से आप सुनिए भाई, जवाब दे रहा हूं। यहाँ विषय नहीं, विषय सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने 2000 रुक जाइए, सुनिए राज्यों को, पूरी बात सुनिए, आप बीच में क्यों डिस्टर्ब। प्लीज, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में यह बात कही थी, देश के अंदर विकास को लेकर एक असंतुलन है। देश का पश्चिमी हिस्सा अधिक डेवलप्ड है, दक्षिणी हिस्सा अधिक डेवलप्ड है, और देश का पूर्वी हिस्सा, जिसमें सिर्फ बिहार नहीं, बिहार, झारखंड, बंगाल, पूर्वोत्तर और उड़ीसा के क्षेत्रों में कम डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि एक लीगेसी है 150 पौने 200 साल की ब्रिटिश टाइम में, जब इस इलाके को बैकवर्ड रखा गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक देश का पूरा नेहरू को दोष देते थे, अब अंग्रेजों को दोष विकास के लिए रखे, क्या बात करते हैं? बिहार के पिछड़ेपन के लिए अंग्रेज को दोष देंगे आप? चुप कर कर रहे हैं आप? नहीं, आप क्या बात करते हैं? आपसे पूछा गया हमने बिहार के इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपने कह दिया कि नहीं थी, तो अंग्रेजों की लीगेसी थी। अरे देश का औद्योगिक दृष्टि से पीछे है, और उसमें एक और कारण भी था पूर्वी हिस्सा पीछे होने का। क्योंकि सब बोलिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, मैं रुक जाइए, मैं बता रहा हूं। उसका कारण था क्योंकि यहां पर कम्युनिस्टों का ऐसा कंट्रोल था कि कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं होने देना चाहते थे। हम लोग जमाने में बचपन में सुनते थे भाई क्या तरीका है बार बार डिस्टर्ब करने का, कोई नहीं बोल रहा, सब आप अपने टर्न पे बोल रहे हैं, आप बीच में चिल्लाते चले जा रहे हैं। आप सड़क पे जाके लड़िए, प्लीज हर सेंटेंस में बीच में कमेंट्री कर रहे हैं। अब सुनिए, कलकत्ता सबसे बड़ा सेंटर था, खत्म हो गया। बिहार में टाटा नगर बनाया गया था, उसके बाद कोई इंडस्ट्री आई नहीं। कारण क्या था? इन लोगों के जमाने में ऐसा जंगल राज फैला हुआ था कि उस चीज से बाहर निकालने में एक लंबा वक्त लगा है। परंतु आश्वस्त रहिए, अब संपूर्ण भारत का विकास, और बिहार पे तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, जितना हमने उनके लिए अलॉट किया था, अगर आप कह रहे हैं कि हमने कम किया था, तो उस समय के बयान के लिए माफी मांगिए, 2024 के बयान के लिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किस हद तक जाती हैं, इससे पता चलता है। ओवैसी साहब जिस वोट बैंक पर उनकी नजर है, वही वोट बैंक आरजेडी का एक हिस्सा है, और वो आरजेडी की किसी बातों से नाराज ना हो जाए, इसलिए ओवैसी की और उनकी पार्टी की इस कदर तक तारीफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओवैसी साहब को अगर देखते हैं तो उनका वोट बैंक क्या है? उनका अपना समुदाय और दलित को वो साथ में जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें शायद अभी भी लगता है कि दलित जो है तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए वो जब भी बात करते हैं तो मुसलमानों की बात करते हैं और दलितों की बात करते हैं। और आरजेडी, इनका कोर वोट बैंक वही है। यानी कि खासतौर से सीमांचल में अगर देखा जाए तो ओवैसी जी पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी किया था और 5 सीटें जीती थी, और फिर इस बार वो 5 से कुछ ज्यादा सीटें जीतने का प्रयास में लगे हुए हैं। और वो सीटें उधर ओवैसी की तरफ नहीं चल जाए, इसलिए किसी भी सूरत पर ओवैसी के जो वोट बैंक हैं या इनके जो वोट बैंक हैं उनको नाराज नहीं करना चाहते हैं। एक चीज ओवैसी जी के बारे में है, अगर उनके समुदाय के छोटे से छोटे बच्चे से भी पूछेंगे, वो ओवैसी का नाम जानते हैं और ओवैसी को बहुत सम्मान देते हैं। भले ही उन्हें वोट नहीं मिलता है, वोट नहीं मिलने का कारण आप भी समझ सकते हैं, और कई बार पहले भी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन एक दूसरी बात यह भी है कि बिहार में पलायन नहीं रुक रहा है। बिहार में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका मूल कारण है, जब तक वहां पे शिक्षा का और रोजगार का लोकल स्तर पे कोई व्यवस्था नहीं होगा, तब तक पलायन रुकने की संभावना नहीं है। इस मामले में लालू यादव के साथ साथ नीतीश कुमार भी फेल रहे हैं, लेकिन दोनों के शासनकाल में कुछ बेसिक अंतर तो है, जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा। सबसे पहले देखते हैं विकास दर। लालू यादव के शासनकाल में विकास दर 3% से 5% के बीच के आसपास रहा था। ये जो है कभी थोड़ी बढ़ी, लेकिन यह स्थिर और कम ही रही। वहीं अगर नीतीश कुमार के काल का देखते हैं तो शुरुआती 6 से 12, यानी शुरुआती काल में 2006 से लेकर 2012 तक के बीच में इनका ग्रोथ रेट 11 से 13% तक था, और बाद के वर्षों में यह 7 से 10% रहा, यानी कि
अगर ग्रोथ रेट देखते हैं तो यहाँ लालू यादव के शासनकाल से नीतीश कुमार का शासनकाल बहुत बेहतर रहा। और अब जाते हैं देखते हैं जीडीपी पे। जीडीपी लालू यादव के शासनकाल में 3000 करोड़ से बढ़कर 24,000 करोड़ हुई। 15 वर्षों में 3000 करोड़ से 24,000 करोड़ हुई। लेकिन अगर नीतीश कुमार के शासनकाल का देखते हैं तो इनके शासन में यह 24,000 करोड़ से लेकर के 2.1 लाख करोड़ तक बढ़ी। यानी कि कुल मिलाकर देखते हैं तो ग्रोथ रेट के मामले में लालू यादव से काफी आगे हैं नीतीश कुमार। अगर इसके निष्कर्ष पे अगर हम पहुंचते हैं तो इसका निष्कर्ष देखेंगे, साफ कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में निवेश की दर, प्रस्तावों की संख्या में जीडीपी वृद्धि लालू राबड़ी शासन काल की तुलना में कहीं बेहतर रही। लालू राबड़ी के समय कुछ विकास हुआ था, लेकिन वह निवेश की मात्रा और व्यापकता में नीतीश कुमार जितनी नहीं थी। यानी कि अगर टोटल रूप से अगर तुलना करके अगर हम देखते हैं तो लालू राबड़ी के शासनकाल से काफी बेहतर रहा नीतीश कुमार का शासनकाल। अब भले ही इसमें पलायन का समस्या का समाधान नहीं हो पाया, शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री का जहाँ सर्टिफिकेट वहाँ पे लालू यादव काल के शासनकाल में 6 वर्ष में मिलती थी, वह भी लगभग 4 से 5 वर्ष में मिल रही है। इतना तो सुधार हुआ है। वैसे अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।